अभी अपन सीख रहे हैं सुपरपोजिशन मेथड से सर्किट सॉल्व करना। सुपरपोजिशन मेथड तब लगाते हैं जब सर्किट में एक से ज़्यादा सेल आ जाए, जैसे कि ऐसा सवाल है। अब इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए पॉइंट का नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम A है, इसका नाम B है। कहीं पर भी करंट पूछ सकता है कि PQ ब्रांच में करंट बताओ, करंट इन PQ बताओ, करंट इन AP बताओ, करंट इन PB बताओ। ये सब बातें पूछ सकती है और वोल्टेज पूछ सकता है। तभी आप ये मत सोचना कि हमको फास्ट बनाना सवाल, अभी तरीके सीखने हैं, ठीक है, आराम से सीखने। तो सुपरपोजिशन में क्या होता है, जितने भी सेल हो सर्किट में ये तब लगाते हैं जब एक से ज़्यादा सेल हो। पहले वाले जो सर्किट हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट करके बनाए थे उसमें एक ही सेल था सर्किट में, एक सेल था। तो तरीका था कि पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड करें, फिर टोटल करंट फाइंड करें, फिर करंट को सभी ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट करें, यही सीखे थे ना। अभी हमको एक से ज़्यादा सेल है तो जो आर इक्विवेलेंट फाइंड करके करंट फाइंड करने का तरीका है वो डायरेक्टली काम आएगा नहीं। तो इसलिए हमने दूसरा मेथड अभी सिखा रहे हैं, सुपरपोजिशन। इसके लिए क्या करना है, अपन को इस सर्किट को दो हिस्सों में बांट देना है। एक बार में एक बैटरी रखनी है, दूसरी बैटरी को भूल जाना है। बैटरी भूलना है, ध्यान रहे, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं भूलना है। अगर बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है तो उसे कंसीडर करना है, और अगर नहीं गिवन है तब तो कोई बात नहीं, वो ब्रांच ही भूल जाना है, मतलब वहाँ एक वायर लगा देना। जैसे यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो मैं सीधा वायर लगा देता, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर वो वाला रेजिस्टेंस उनको दिखाना पड़ेगा। 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम, ठीक है। अब दूसरा सर्किट और बनाना, प्लस करना। दूसरे बार में पहले वाले जो सेल हमने रखे थे उसको हटाना है और दूसरे वाले को रखने। तो पहले वाले सेल को हटाने हैं, सेल हटाने हैं, लेकिन उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को रखने हैं। टू 5 1 4 3 1 1, ये दो सर्किट मिला करके वो वाला सर्किट है। अब इसे सॉल्व करना इंडिविजुअली। पहले इस सर्किट को सॉल्व करते तो उसके बारे में नहीं सोचते, जब उसको सॉल्व करेंगे तब इसके बारे में नहीं सोचेंगे। ये 10 वोल्ट की बैटरी। अब सॉल्व उसी तरीके से, पहला काम है आर इक्विवेलेंट फाइंड करना। तो सेल के क्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर इस वाले ब्रांच में देखो तो 2 + 1 3 + 3 6 है, और ये वाले ब्रांच में 1 है। तो 1 और 6 पैरेलल हो, तो 1 × 6 / 1 + 6 बराबर, जो कि रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब उसको 4 के साथ सीरीज में, 5 के साथ सीरीज में और 1 के साथ भी सीरीज में, तो +4 + 5 + 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 5 9 + 1 10, 10 × 7 70, ऊपर में 6 है तो 76/7। ये 7 7 नहीं कटेंगे, ये हुआ आर इक्विवेलेंट। एक बार आर इक्विवेलेंट आ गया तो करंट निकालने का। करंट हो गया, बैटरी 4 है, 4/76/7, तो ऊपर में चला गया 7। अभी मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, कैंसिल कर दूँ, जरूरत पड़े तो करना, नहीं कर अभी तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। 19 से होगा ना, 19, ठीक है, 19 × 4 = 76 होता है। तो इतना करंट हुआ, इसका मतलब इस सेल से जो करंट आया ये इतना है, 7/19 एम्पियर। यहाँ करंट 7/19 एम्पियर करंट आया। अब इस जगह में आया तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एक ब्रांच में 1 ओम है, दूसरे ब्रांच में
6 ओम है, तो करंट को बांटना 6:1 में। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस है 1:6, तो करंट बटेगा 6:1। तो 6:1 मतलब 6x + x। तो सॉल्व करोगे तो देखो 7x की वैल्यू उतनी, तो x की वैल्यू 1/19। तो जहाँ 1 ओम है वहाँ 6x आएगा करंट, तो यहाँ 6/19 एम्पियर। और यहाँ करंट 1/19 एम्पियर, यहाँ भी 1/19 एम्पियर, और यहाँ भी 1/19 एम्पियर। दोनों मिल करके वापस 7/19 हो जाएगा। पहला सर्किट सॉल्व हो गया। अब दूसरा सर्किट को सॉल्व करने जाते हैं, तो पहले वाले को भूल जाते हैं। दूसरे वाले को फिर से वही कॉन्सेप्ट, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है सेल के अक्रॉस। तो ये 1, ये 5, ये 4, तो 4 + 1 + 5 कितना हो गया 10। ये 10 और 1 पैरेलल होगा, तो 10 × 1/10 + 1 11। फिर वो 3 के साथ, ये 1 के साथ और इस 2 के साथ सीरीज होगा, 3 + 1 + 2। इसे सॉल्व करना है। 3 + 1 4 + 2 6, 6 × 11 66 + 10 76/11। अब यहाँ सेल से जो करंट निकलेगा आई, वो हो जाएगा वोल्टेज बाय 76/11। ठीक है, तो 110/76 2 से डिवाइड होना है, तो ये हो जाएगा 55 बाय कितना हो जाएगा 38 ना, 38। इसका मतलब इस वाले सेल से करंट ऐसे निकला, और कितना निकला 55/38 एम्पियर। तो यहाँ भी करंट जो आएगा वही आएगा 55/38 एम्पियर करंट आएगा। इस जगह में आएगा तो 2 हिस्सों में बटेगा ये करंट। एक ब्रांच में 10 रेजिस्टेंस है, एक में 1, तो करंट का रेशियो, जब रेजिस्टेंस 10:1 है तो करंट 1:10। जैसे 1 मतलब y और 10 मतलब 10y। तो 11y की वैल्यू इतनी, तो y की वैल्यू 5/38 हो जाएगी। तो बताओ, जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ करंट कम होगा, तो इधर हो गया 5/38, इधर भी हो गया 5/38, इधर भी हो गया 5/38। इधर वाले ब्रांच में देखो तो 10y मतलब 50/38 एम्पियर। हमारा इंडिविजुअल करंट आ गया हर ब्रांच में। फाइनल आंसर लिखना है, तो फाइनल आंसर क्या है, जैसे PQ ब्रांच में बोला, तो PQ ब्रांच में ये वाले सर्किट कह रहा है कि करंट ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, और ये वाला सर्किट कह रहा है करंट नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है। तो प्लस करेंगे कि माइनस, माइनस करेंगे। बड़े में से छोटे को माइनस करना। तो इधर देखो 6/19 है, उधर 50/38 है, तो बड़ा कौन है 50/38 बराबर है ना, वो 25/19 हुआ, तो बड़ा वो हुआ। इसका मतलब नेट करंट इस ब्रांच में नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब Q से P में जाएगा। और कितना जाएगा, तो कितना है 50/38 माइनस 6/19। इसे 12 करेंगे या इसे 25 करेंगे, इसे 19 करेंगे, तो 25 - 6 कितना हो गया 19/19, 1 एम्पियर करंट हो गया बराबर। अब जैसे ये AP ब्रांच, इसमें पहला सर्किट कह रहा है करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है, और दूसरा सर्किट भी कह रहा है लेफ्ट से राइट ही जा रहा है, तो करंट ऐड करना है। तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट मतलब A से P जाना है। कितना जाना है, पहले सर्किट के हिसाब से 7/19 और दूसरे के हिसाब से 5/38। इसे सॉल्व करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 + 5 19/38 कितना जाएगा 1/2 एम्पियर। फिर करंट इन PB ब्रांच, तो PB ब्रांच में देखो पहला सर्किट कह रहा है लेफ्ट से राइट, दूसरा क्या कह रहा है वो भी लेफ्ट से राइट। इसका मतलब P से B के तरफ दोनों को ऐड करना, डायरेक्शन सेम हो तो ऐड करना। तो 1/19 प्लस 55/38, इसे भी 2 करेंगे तो हो जाएगा 57/38। सॉल्व करोगे 19 3 जा 19 2 जा 3/2 1.5 एम्पियर। हर ब्रांच का करंट आ गया। जमा क्या, कितने लोगों को जमा बताओ तो जरा सा। ठीक है, तो सुपरपोजिशन का मेथड क्या है बताओ तो। सुपरपोजिशन कब लगाएंगे, जब सेल में एक से ज़्यादा सेल हो सर्किट में, बराबर है। और मेथड क्या है, सर्किट को बार बार लिखने का। ठीक है, जितना सेल हो उतने पार्ट में बांटने का, बराबर। 2 सेल है तो 2 सर्किट, 3 सेल हो तो 10 सेल हो तो
10 सर्किट, ठीक है, अगर इस मेथड से बनाना है तो। और हर सर्किट में एक ही सेल रहेगा और बाकी सभी सेल को हटा देना है। किससे कनेक्ट करना है उस सेल की जगह पे? वायर। अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उस वायर में रेजिस्टेंस होगी, और अगर सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उस वायर में रेजिस्टेंस नहीं होगी, बराबर है ना। फिर इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग सॉल्व करने का, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन सेम हो तो हर ब्रांच में करंट ऐड कर देना, और डायरेक्शन अपोजिट हो जिस ब्रांच में वहाँ करंट माइनस कर देना। उससे डायरेक्शन पता चल जाएगा कि किधर से किधर फ्लो होगा और कितना फ्लो होगा। क्लियर? बनाओ एक सवाल, ये जब बन जाए तो आपके लिए दे देता हूँ। बातें नहीं करना, ज़रूरत अगर पड़ ही जाए कि नहीं मुंह बंद नहीं रहना है तो हल्ला करना। एक मिनट रुकिए, क्या बोले इसका? किसका? इस सर्किट का? अब ये सर्किट का तो आर इक्विवेलेंट अब किससे किसके बीच में निकालेंगे उस बात पे डिपेंड करेगा ना। हमने आर इक्विवेलेंट उसका और उसका निकाले। जब एक से ज़्यादा सेल हो तो आर इक्विवेलेंट निकाल के बनाना पॉसिबल नहीं होता। नहीं निकाल सकते। सुपरपोजिशन का मतलब वेक्टर के जैसा सोचना है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, दो वेव मिले तो नया वेव बनेगा। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, सुपरपोजिशन ऑफ साउंड, सुपरपोजिशन ऑफ ईएम वेव, तो वेक्टर के हिसाब से ऐड करना है, वेक्टर रिजल्टेंट।
सभी लोग एक बार डेटा चेक कर ले, बराबर यही आया कि कुछ और आया। कुछ वापस एक्सप्लेन करना हो, ऐसी कोई बातें जो नहीं समझी हो? कितने लोगों को समझ गया? सब क्या नहीं समझा बताओ? पहले वाले लेक्चर से इसका क्या लेना देना है? हो गया? चलो अगला पढ़ते हैं, नोडल एनालिसिस। सेम सवाल को बनाने का दूसरा तरीका, सबसे ज्यादा काम का यही तरीका होगा, नोडल एनालिसिस। जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे उनको भी समझ जाएगा। पिछली क्लास का बहाना ना दिया जाए। जैसे मान लो इस सवाल में ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, बोला PQ ब्रांच में करंट क्या होगी। तो नोडल एनालिसिस में क्या करना होता है, एक ऐसे नोड ढूंढना होता है जहां की वोल्टेज को 0 मान ले तो सर्किट के ज़्यादातर पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए। ऐसे नोड ढूंढना है। ये तब लगाते हैं मोस्टली केस में जब सेल एक से ज़्यादा हो, सर्किट क्रिटिकल हो जाए, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना ज़्यादा उचित होता है। अब अगर मान लो ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा हो और एक से ज़्यादा सेल हो, तो हम लोग सेल को रीअरेंज करते। कॉन्सेप्ट ऐसा है, ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में रेजिस्टेंस और बैटरी या कैपेसिटर, इस सब के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब जगह को बदल दिया जाए, बाय कीपिंग पोलैरिटी सेम, मतलब जैसा सेल का पोलैरिटी है, जिधर प्लस है उधर प्लस, जिधर माइनस है माइनस, पोलैरिटी को सेम रखते हुए लोकेशन किसी भी ब्रांच विद इन द ब्रांच कैसे भी किसी के साथ भी बदल दो, उससे ना तो उस ब्रांच में होने वाला कोई करंट पे फर्क पड़ता है, ना तो उस ब्रांच में किसी के क्रॉस पड़ने वाले वोल्टेज डिफरेंस में फर्क पड़ता है, किसी चीज़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही पूरे सर्किट के टोटल करंट में प्रभाव पड़ता है। बस ध्यान रहे, एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच के साथ इंटरचेंज नहीं करना। तो एक विद इन द ब्रांच कुछ भी बदल सकते हैं, जो मर्जी आए वो कर लो, ठीक है। मतलब अपने एरिया में आप गुंडागर्दी करो तो चल जाती है, दूसरे के एरिया में गए तो भारी पड़ जाएगा काम। तो इस ब्रांच को उस ब्रांच के साथ इंटरचेंज करोगे तो तकलीफ हो जाएगा। और विद इन द ब्रांच किसी को भी कहीं से भी लाके खड़े करो, दूसरे को आगे करके लेके जाओ, किसी को पीछे लेके आओ, सब चलता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा गोल ये है कि सभी सेल को एक जगह लाया जाए ताकि हमारे लिए वोल्टेज लिखना आसान हो जाए। तो जैसे यहाँ पर सेल तो इधर है, तो मैं इधर ही लिखता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम, ये 1, ये भी 1, ये 2 वोल्ट। इस वाले ब्रांच में बैटरी यहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ, मैं रेजिस्टेंस को आगे लेके चला जाता हूँ, बैटरी को पीछे ला लेता हूँ। लोकेशन इंटरचेंज कर लेता हूँ। ऐसा किसी भी ब्रांच में लोकेशन के चेंज करने से उस ब्रांच में होने वाले कोई करंट या सर्किट में किसी भी प्रकार का कोई करंट में कहीं कोई बदलाव नहीं होता और कोई वोल्टेज में भी बदलाव नहीं होता। बस ध्यान रहे, जैसे मैंने इसको इसके साथ इंटरचेंज किया, इसको इसके साथ भी इंटरचेंज कर सकते, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही ब्रांच है। इसको इसके साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते, 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 क्योंकि अलग अलग ब्रांच है। विद इन द ब्रांच किसी के भी लोकेशन को कहीं से भी उठा के आप चेंज कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
ये बात अगर आपने सीख गए तो बड़ी से बड़ी सर्किट एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। अब ये कॉमन पॉइंट का मैंने 0 माना, इस पॉइंट का मैंने x मान लिया, ये 4 वोल्ट है तो इस जगह +4 हो गया, ये 2 वोल्ट है तो ये +2 हो गया। x अगर आ जाए तो करंट भी आ जाएगा, किसी भी ब्रांच में करंट चाहिए सब आ जाएगा। x निकालना है हमको तो फिर से नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो उसमें x - 4 बाय इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 2 है कि 3 है कि 5 है, 2 है कि 3 है कि 5 है, 5 है तो वो लिखना है, प्लस इस वाले ब्रांच में x - 0/1 प्लस इस वाले ब्रांच में x - 2/, बताओ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, टोटल वैल्यू 0। अब इसको सॉल्व किए तो x आ जाएगा, देखते सॉल्व करते, 5, 1 और 3 का एलसीएम 15, 15 से इसे मल्टीप्लाई करते, नहीं 3 से करना पड़ेगा ना, तो ये 3x - 12 प्लस 15x प्लस 5x - 10, नीचे वाला टर्म उधर जाके 0 होना है इसलिए 0 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3x प्लस 15x प्लस 5x 23x, 12 और 10 उस साइड गया तो 25, तो x की वैल्यू 25/23, ये हो गया x की वैल्यू 25/23। इस जगह का वोल्टेज हमको आ गया 25/23, 25 कुछ गड़बड़ क्या मैंने, 22 होगा, अच्छा 22, तो 22/23। अब ये वोल्टेज आ गया, इसमें करंट पूछा तो हाई से लो फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा, कितना फ्लो करेगा, तो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज 22/23 - 0, तो 22/23 बाय रेजिस्टेंस 1, कितना करंट फ्लो होगा। इस ब्रांच में पूछेगा तो देखो यहाँ +4 है, यहाँ 22/3, बड़ा कौन है, 4 बड़ा है ना, तो ऐसा करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा, तो 4 - 22/23 डिवाइड बाई इस ब्रांच की रेजिस्टेंस 5, सॉल्व करके जो भी आ जाए, ठीक है। अब इस ब्रांच में करंट पूछा तो 22/23 और 2 में बड़ा कौन है, 2, तो करंट इधर से फ्लो होगा, कितनी करंट फ्लो होगी, तो 2 - 22/23 बाई इस ब्रांच की रेजिस्टेंस 3, सॉल्व करके जो भी आ जाए। तो जिस ब्रांच का जो करंट निकालना है आप निकाल सकते हो आराम से, बहुत चिल्लर है, बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन। कितने लोगों को समझा, ठीक है लिखो। एक सवाल और देता हूँ मैं, जब ये बन जाए तो आप ट्राई करना। नोडल एनालिसिस सबसे इजी तरीका होता है क्वेश्चन बनाने का सर्किट में। सभी लोग आराम से करिए, ध्यान देके एक एक बात को समझिए। स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, फास्ट नहीं बता रहा हूँ। अभी भी अगर नहीं समझ रहा है तो थोड़ा बादाम का तेल घुटने पे लगाया करें। हो गया।
इस वाले सर्किट में रीअरेंज करेंगे तो 3, जरूरी नहीं है कि सब रेजिस्टेंस को अलग अलग लिखो, एक साथ भी लिख सकते हो। 3 + 2 सॉरी 2 + 1 3 + 3 6 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे बैटरी घुसा दिया, तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते एकदम सिंपल करके। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ब्रांच है उसके सभी रेजिस्टेंस को एक तरफ लिख दो और बैटरी को एक तरफ लिख दो। तो 1 2 3 4 2 6 पॉइंट पी। बैटरी देखेंगे तो यहाँ 10 है और ये 6 है। पोलैरिटी इस प्रकार से, पोलैरिटी बस गलती से उल्टा मत लिख देना, जैसा है वैसा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। फिर इस वाले ब्रांच में 3 1 4 2 6 बैटरी 2 है, ऐसे 5 है, ऐसे 3 है, ऐसे 5 और ऐसे 3 है। इस वाले में 4 5 10 रेजिस्टेंस 10 मान लिए, बैटरी तो एक ही है 4 वोल्ट का। इस जगह 0, इस जगह का -6 + 10, तो -6 + 10 कितना हो गया ये 4। इस जगह का +4 और इस जगह का -3 + 5, -3 + 5, एक्चुअली में 2 हो गया। तो इक्वेशन लिखने का x - 4/6 + x - 2/, यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 1 4 3 7 ना, नहीं 6 + x - 4/10। सॉल्व करना, x निकालना।
जो लोग नए हैं पहले इस पर ध्यान दो, ये हो गया तब आगे बढ़ते, तब उस सवाल पे जाएंगे। नोडल एनालिसिस बहुत आसान चीज़ है, बहुत छोटा सा लॉजिक बस लगाना रहता है, और कैलकुलेशन भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं आता इसमें, बस इसमें कितना भी सेल रे आप बना सकते हो एकदम चिल्लर करके। मैंने आपको एकदम समझो कि इसका रामबाण बता दिया। बताइए कितने लोग सीख गए ये नोडल एनालिसिस? मतलब आएगी तो बना लेंगे ना? ठीक है, अब इस पे आते हैं। ऐसे टाइप के सर्किट आपने देखे होंगे। इसमें कैसा है समझो ध्यान से, लॉजिक समझना पहले। जैसे मान लो इधर का सेल है, यहाँ से करंट निकला x, तो यही x ऐसे फ्लो होकर के ऐसे आएगा। जब इस जगह आएगा तो उसको दो रास्ते मिलेंगे, इधर कूद जाएंगे, इधर कूद जाएंगे, क्योंकि किरचॉफ कहता है जितना आया है उतना ही जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ x आया है, इधर कुछ गया, इधर कुछ गया, तो उस सिचुएशन में यहाँ थोड़ा कम हो जाएगा। तो जब किरचॉफ लॉ के हिसाब से देखेंगे तो अगर x निकल रहा है तो आना भी कितना चाहिए, तो ये तब होगा जब इधर कुछ ना जाए। इसका मतलब ये करंट इधर से इधर घूम गया। उसी तरीके से जब इस साइड मान लो सेल से निकला y, तो सेल में वापस आना भी चाहिए y। तो ये तभी पॉसिबल है जब y यहाँ से इधर चला जाए, इधर कुछ ना जाए। तो हमेशा दो इंडिविजुअल सर्किट को ज्वाइन करने वाला जो वायर होगा उसमें करंट की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, जीरो, और उसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि करंट जीरो है तो I इंटू आर जो है जीरो हो जाएगा। हमेशा दो इंडिविजुअल सर्किट को कैसे भी ज्वाइन कर दो, उसके अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसमें करंट कितनी होगी, तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, उस x की वैल्यू जितनी वोल्टेज है सेल का वो, और जितनी रजिस्टेंस है टोटल 2 3 5 प्लस 5 कितना 10, ये 1 एम्पियर का करंट हो गया। यहाँ पर इस वाले सर्किट में, इस वाले सर्किट में कितना करंट है, तो ऐसे करंट फ्लो होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 6 वोल्ट की बैटरी, कितना रेजिस्टेंस है 1113, तो 2 एम्पियर का करंट हो गया। तो दोनों सर्किट में इंडिविजुअल करंट होंगे, बट दोनों को ज्वाइन करने वाला जो वायर होगा उसमें करंट नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर करंट इन ब्रांच CD बोला तो उसका आंसर जीरो, लेकिन ब्रांच AB बोला है तो AB में करंट कितना है 1 एम्पियर, और बोला ED तो ED में करंट कितना है 2 एम्पियर। ठीक है, फिर किसी भी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज भी पूछता है इसमें। ऐसे सवाल देखें कभी आप लोगों, कितने लोगों ने ऐसे सवाल कम से कम देखे जरूर है। ठीक है, तो देखो A और D, तो मैंने पहले बताया हूँ, इसका मतलब हुआ D से चल के कहाँ पहुँचना है, A पे, तो D से चलो, D मतलब ये, इससे A पे चलना है, तो D से इधर आए तो यहाँ पर तो वोल्टेज कितना रहेगा जीरो। यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से दो रास्ते, या तो इस रास्ते से जाओ या तो इस रास्ते से जाओ, आप पे डिपेंड करता। मैं इस रास्ते से जाता हूँ, तो देखो इस रास्ते से अगर मैं गया तो करंट के साथ गया कि करंट के अपोज में गया, अपोज में गया, तो प्लस लिखूंगा कि माइनस, तो 5 इंटू करंट कितना है इसमें 1। ठीक है, और यहाँ पर भी यहाँ से इधर गया, करंट के अपोज में करंट के साथ में, अपोज में, तो क्या लिखूंगा प्लस या माइनस, प्लस 3 इंटू करंट 1, तो ये कितना हो गया 8 वोल्ट। किसी का मन हुआ कि यहाँ से इस रास्ते नहीं पकड़ करके ये रास्ते पकड़ता हूँ, तो वो भी पकड़ सकते हो आप। यहाँ से इधर आए तो बैटरी मिला, बैटरी में छोटे से बड़े जा रहे हैं तो प्लस लिखने का, फिर यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस लिखने का। रेजिस्टेंस है 2, करंट है 1, तो 10 - 2 कितना हो गया 8। मंजिलें सेम होती है, रास्ते भले ही अलग हो। ठीक है, आंसर क्या हो गया सेम। हाँ, जाना तो सबको एक दिन है ही ना, एक ही मंजिल पे। आप F और B के बीच में बताओ तो क्या करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, B से शुरुआत करेंगे, F पे जाएंगे। B मतलब ये वाला पॉइंट, F पे जाना है, ये वाला रास्ता, अलोंग द करंट जा रहे हैं, प्लस लिखो कि माइनस, माइनस 5 इंटू 1 तो -5। यहाँ वोल्टेज कितना 0। फिर यहाँ से हमको F पे जाना, अब दो रास्ते, इधर से जाऊँ या इधर से, बताओ, इधर से ऊपर से चलते, तो ये अलोंग द करंट की अपोजिट टू करंट, तो प्लस लिखने का, y की वैल्यू 2 इंटू 1। फिर बैटरी में गए, हाई से लो तो माइनस, आंसर हो गया -5 -6 -11 + 2 -9। बराबर है, कोई दिक्कत? अब ये छोड़ देता हूँ आपके लिए, बनाए।
जो लोग नए हैं, जिनको थोड़ा अच्छे से नहीं आता है, वो यहाँ पर एक लाइन भी लिख लेना हिंदी में, दो इंडिविजुअल सर्किट को कनेक्ट करने वाली वायर में कभी करंट नहीं होता। दो इंडिविजुअल सर्किट को कनेक्ट करने वाली वायर में कभी करंट फ्लो नहीं होता, ऐसा लिख लेने का। डायग्राम का डिजाइन अलग अलग भले ही हो सकते हैं। डी डी गायब है। इस वाले की बात कर रहे हैं, या तो डी की जरूरत नहीं है, ए बी और पी क्यू 1 है। ये वाला सर्किट बस मैंने वैसे दे दिया, एक के जगह दो कनेक्ट कर दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कनेक्टिंग वाले में करंट जीरो ही रहेगा ना, जो यहाँ करंट है इधर घूम जाएगा, जो यहाँ करंट है यहाँ घूम जाएगा, सब अपने में घूमता, दूसरे से किसी को कोई मतलब होता नहीं। जिसको मतलब होता है वो क्या कहलाते, खुले कहलाते। चलो बन गए। कितने लोगों को कम से कम एक बन गया दोनों में से, सीख गए?
अब आते हैं ऐसे टाइप का सवाल, देखो बोलेगा वोल्टेज बिटवीन ए बी बताओ, डायग्राम ड्रॉ करो तो। देखो ऐसे टाइप के भी सवाल आपने देखे होंगे, तो इसको बनाते हैं। इसके लिए क्या करना है, मान लो पॉइंट ए को 0 ले लेते हैं, तो 0 लेंगे तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, इस जगह +3, इस जगह +10। अब इस जगह डेटा x ले लेते हैं और नोडल एनालिसिस लगा देते हैं। 3 ब्रांच है वहाँ पे, तो x - 2/4, फिर x - 3/3 प्लस x - 10/2 की वैल्यू 0। इसे सॉल्व करके x निकालना है, और VAB का मतलब VA - VB, A को 0 लिया मैंने और B को x लिया, तो -x आंसर हो जाएगा। अब वो भी मैं सॉल्व करूँ कि आप कर लोगे? करो, उसमें भी फिर लगाओ ऐसे ही। बताओ इसको सॉल्व करके x कितना आया? कितना? 6 -6 आएगा कि +6? क्या +6 कि -6? x की वैल्यू +6, तो वोल्टेज हो गया -6 वोल्ट। अब यहाँ एक बात और पूछ सकता है, कौन सा सेल चार्ज हो रहा है, कौन सा सेल डिस्चार्ज हो रहा है, बताओ। इस जगह का वैल्यू 6 वोल्ट हुआ, इसका मतलब करंट किधर से किधर फ्लो होता है, हाई से लो। तो यहाँ पर 10, इस वाले ब्रांच में 10 और 6 में बड़ा कौन है, तो करंट यहाँ ऐसे जा रहा होगा। 6 और 3 में बड़ा कौन है, तो करंट यहाँ ऐसे आ रहा होगा। 2 और 6 में बड़ा कौन है, तो करंट यहाँ ऐसे आ रहा होगा। तो बताओ ये वाला सेल क्या हो रहा है, चार्ज। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर जाएगा तो चार्ज होगा। ये वाला सेल बताओ क्या हो रहा है, चार्ज या डिस्चार्ज? चार्ज। ये वाला सेल डिस्चार्ज। यहाँ बनाना, यहाँ पर भी वही अंतर बात है, यहाँ 0 मानने का, इस जगह x मान लेने का। ये जगह +1, ये जगह +2, ये जगह -6। यहाँ पर इस B पॉइंट पे 4 टर्मिनल आके मिल रहा था। इक्वेशन में 4 स्टेप होंगे, एक x - 1/4, फिर x - 2/3, फिर x - +6/1, तो नीचे वाला भी इधर वाले साइड से उस साइड 0 हो गया, तो x - 0/2 की वैल्यू 0।
इसको सॉल्व करना है, एक्स निकालना है। फिर वी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी बराबर वी ए हो गया 0, वी बी हो गया एक्स, आंसर माइनस एक्स। इसको सॉल्व किया, एक्स आया, बताओ कितना है। एक्स की वैल्यू माइनस 61/25, वी ए बी हो गया प्लस 61/25, तो लगभग 2 पॉइंट कुछ होगा ना ये, माइनस 61/25 माइनस 2 पॉइंट कुछ। तो इसमें बड़ा ये है तो करंट इधर से फ्लो होगा, बड़ा ये है तो करंट इधर से फ्लो होगा, और बड़ा ये है तो करंट इधर से फ्लो होगा, बराबर। तो तीनों सेल क्या हो रहा है बताओ, तीनों डिस्चार्जर, तीनों में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आ रहा है, इसमें भी बाहर आ रहा है, इसमें भी बाहर आ रहा है, इसमें भी बाहर आ रहा है, ऑल डिस्चार्ज। इसको आप इक्विवेलेंट ईएमएफ से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? E1/R1 2/4 प्लस 3/3 10/2 बाय 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2, एक प्रकार से पैरेलल ही तो है, सॉल्व करेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। बट जब ये चौथा ब्रांच लगा देंगे तब इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, फिर क्योंकि फिर करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर वोल्टेज आएगा, इसमें ईएमएफ आ रहा है आंसर, इसलिए आंसर सेम आ जा रहा है इस वाले केस में, 3 वाले ब्रांच का। जब बाहर से रेजिस्टेंस लगा देंगे तो यहाँ वोल्टेज निकालना पड़ेगा, तो E - IR करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आंसर फिर गलत आ जाएगा, इसलिए ज़्यादातर अच्छा वही रहेगा कि आप नोडल एनालिसिस का हेल्प लें, कन्फ्यूजन नहीं होगा कुछ। देखो ऐसे टाइप के सवाल भी आते हैं, ट्राई करो तो आप बना रहा, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। वोल्टेज बिटवीन PQ निकालना है,
इसमें 4 वैरायटीज बनती है, मैंने चारों बनाया, ड्रॉ किया। आप लाइन से सवाल ड्रॉ करो, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ छोड़ के, ताकि मैं बनाऊँ तो आप लिखो। बातें ना बाहर में बाद में भी कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। ठीक, बना दिए। अब सभी देखो, पहले तो सभी सवाल में डिफरेंस ढूंढो, तो क्या क्या डिफरेंस है। सभी में डिफरेंस है, इसमें वायर नहीं, इसमें वायर है, तीनों में बराबर। देखते हैं, सभी बनो। जब ऐसे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो जो करंट ऐसे आएगा वो ऐसे चला जाएगा, और जो यहाँ आएगा वैसे चला जाएगा। तो सीधा सीधा आर इक्विवेलेंट पहले फाइंड करना है। आर इक्विवेलेंट ऊपर वाले में 2 + 4, नीचे वाले में 4 + 2 6। तो दोनों ब्रांच में 6 और 6 है, तो जो आर इक्विवेलेंट होगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पैरेलल में है तो टोटल करंट सेल से कितना निकलेगा, 6/3। 2 एम्पियर का करंट यहाँ से निकलेगा। अब 2 एम्पियर का करंट जब यहाँ आएगा तो दो रास्ते हैं, ऊपर वाले में भी 6 ओम, नीचे वाले में भी 6 ओम, तो करंट बराबर बराबर बटेगा। तो 1 एम्पियर यहाँ चला जाएगा और 1 एम्पियर यहाँ चला जाएगा। अब बोला वोल्टेज बिटवीन पी क्यू, तो आप क्यू से चल के पी पे चले जाओ, बस क्यू से चलना है, पी पे पहुँचना है। तो बताओ यहाँ जा रहे हैं, एलोंग द करंट जा रहे हैं कि अपोजिट टू करंट जा रहे हैं, तो प्लस लिखना है कि माइनस, 4 × 1। और यहाँ एलोंग द करंट अपोजिट टू करंट, तो प्लस लिखना कि माइनस, 2 × 1। तो आंसर हो गया 2 वोल्ट प्लस में। इसका मतलब बड़ा कौन है, पॉजिटिव आया, तो P बड़ा है और Q छोटा है। ठीक है। अब दूसरे वाले सवाल में इसमें मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। अभी मैंने इंस्ट्रूमेंट वैसे पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जानते होंगे, वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज मेजर करना। क्या मेजर करना? और अगर कभी किसी डिवाइस के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो उसे आइडियल मानते हैं। इसका मतलब ये जो वोल्ट मीटर है वो क्या है, आइडियल। और जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, और अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट उसमें 0 होगा। मतलब ये भी ऐसा ही सर्किट है समझने का, क्योंकि इसमें करंट आएगा ही नहीं। तो जो करंट यहाँ से गया है वो आगे निकल जाएगा, जो करंट यहाँ से आया वो आगे निकल जाएगा। तो इक्विवेलेंट टू सेम, ऐसा ही सर्किट है वो। तो अब ऐसा सर्किट में आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो वोल्ट मीटर को तो गिनना ही नहीं। ऊपर वाले ब्रांच में कितना है, 3 + 1, और नीचे वाले ब्रांच में भी 3 + 1, तो 4 4 का 2। तो सेल से जो करंट निकलेगा कितना निकलेगा, 8/2 कितना, 4 एम्पियर यहाँ से करंट आया। 4 एम्पियर दो रास्ते में बटेगा, दोनों में बराबर बराबर, इधर 2 एम्पियर और इधर भी 2 एम्पियर। इसमें करंट की वैल्यू 0, वही इधर जाएगा और वही इधर जाएगा 2 एम्पियर। अब यहाँ वोल्टेज बिटवीन पी क्यू, फिर क्यू से चलो पी पे पहुँचो, चलते हैं क्यू से पी पे। तो यहाँ से प्लस लिखो कि माइनस, प्लस 3 2 जा, और यहाँ प्लस लिखो कि माइनस, माइनस 2 1 जा। आंसर कितना हो गया, +4 वोल्ट। कितने लोगों को समझा ये दोनों सवाल, बताओ? एकदम ओके? दूसरा देंगे तो बनेगा? हाँ, चलो अब इसमें देखो तो क्या करना है। इसमें तो वोल्ट मीटर नहीं है, बीच में रेजिस्टेंस लगा दी है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट भी नहीं है, तब तो करंट बीच में भी जाएगा। तब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। ये बैटरी है, इधर का 0 वोल्ट मानते हैं, और बैटरी 1 वोल्ट का, तो यहाँ का वोल्टेज कितना मानना पड़ेगा, 1 वोल्ट। ठीक है, आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। यहाँ जो रेजिस्टेंस वही यहाँ है, और जो यहाँ रेजिस्टेंस है वही यहाँ है, बराबर। तो एक बैलेंस टेस्टन ब्रिज में ही एक अनबैलेंस टाइप का थोड़ा था सिमिलैरिटी जो मैंने कराया था, याद आ रहा है? हाँ या ना? सेम कैपेसिटर में सेम चार्ज, ऐसा ही था ना? कराया था कि नहीं कराया था? कैपेसिटर में कराया था। मतलब अनबैलेंस टेस्टन ब्रिज में 2 प्रकार के सवाल कराया था, एक जिसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी थी और एक में बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं थी। तो वैसे ही यहाँ पर एक में सिमिलैरिटी है और एक में बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है। देखो वहाँ 1 है, इधर 2 है, उधर कहीं 4 है, इधर 5 हो गया, कोई सिमिलैरिटी उधर नहीं है। तब इस केस में माना कि यहाँ जो करंट होगा वही करंट यहाँ होगा। तो बताओ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होंगे वही वोल्टेज डिफरेंस इसके अक्रॉस होने वाला, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों जगह सेम है, 1 1, दोनों जगह करंट भी सेम होगी, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा। तो माना कि इसके अक्रॉस वोल्टेज x है, तो अगर यहाँ 0 है तो इस जगह का वोल्टेज क्या मानेंगे हम, x मान लेंगे।
बराबर। इसके बीच का डिफरेंस x और 0 का डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ भी x का डिफरेंस होना चाहिए। तो बताओ यहाँ 1 है तो यहाँ कितना रखेंगे कि x का डिफरेंस क्रिएट हो, 1 माइनस एक्स, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, देखो 1 और 1 माइनस एक्स में डिफरेंस निकालो, 1 माइनस एक्स कितना आएगा, x आ जाएगा। बस हो गया, नोड एनालिसिस लगाना है, इसी नोड पे लगा देते x निकालने के लिए। अंदर वाला माइनस बाहर वाला बाय रेजिस्टेंस, प्लस अंदर वाला माइनस बाहर वाला बाय रेजिस्टेंस, अंदर वाला माइनस बाहर वाला, तो x माइनस 1 माइनस एक्स बाय रेजिस्टेंस, 2 की वैल्यू 0। ये लिखा मैंने, आप देखो ध्यान से, ये जमा क्या पहले सभी लोग इतना देख लो, फिर कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। जम गया, कितने लोगों को समझा बताओ। ठीक, अब x निकालते हैं, सॉल्व करता हूँ मैं। ये हो गया x बाई 1 प्लस x माइनस 1 बाय 3, प्लस यहाँ से करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0। 3 2 कैल्शियम 6, तो ये हो गया 6x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। 6 प्लस 2 प्लस 6 कितना जाएगा, 14x ना, और उस साइड गया तो वो 3 प्लस 2 5 x की वैल्यू, तो ये हो गया 5 बाय 14 वोल्ट। ये कितना हो गया, 9 बाय 14 वोल्ट। तो बड़ा कौन है बताओ, 9 बाय 14 की 5 बाय 14, तो वोल्टेज बिटवीन पी क्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 बाय 14 माइनस 5 बाय 14, तो कितना हो गया 4 बाय 14, मतलब 2 बाय 7 वोल्ट। इसमें करंट भी पूछ सकता है ऐसे सर्किट में फिर आपको, तो करंट किधर से किधर फ्लो होगा, करंट किधर से किधर फ्लो होगा बताओ, ऊपर से नीचे। ठीक है, कितना करंट फ्लो होगा, ये करंट पूछ लिया तो वोल्टेज डिफरेंस है 2 बाय 7 का, रेजिस्टेंस है 2 का, तो 1 बाय 7 एम्पियर, बरोबर। अब इस वाले में करते हैं, बिल्कुल जो है कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो यहाँ 0 मानने का, यहाँ 1 हो जाएगा, बैटरी 1 वोल्ट का है तो इस जगह x मान लेते हैं और इस जगह y मान लेते हैं। अब यहाँ 2 इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, दोनों को सॉल्व करने पड़ेंगे। इस वाले नोड पे इक्वेशन लिखता हूँ मैं, इस वाले नोड के लिए बताओ क्या लिखूँगा, x माइनस 0 बाय 5 प्लस x माइनस 1 बाय 2 प्लस x माइनस वाई बाय 3 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हुआ। इसके लिए लिखता हूँ y माइनस 1 बाय 1, फिर y माइनस 0 बाय 4, फिर y माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू, अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y आ जाएगा। ये मैं करूँ कि आपको, आपके लिए छोड़ूँ, आपके लिए छोड़ूँ, चलिए लिखो आप।